देखो नमस्ते, ये आप लोगों का 11वें पार्ट का लास्ट टॉपिक है ईथर। पहला आप लोगों ने फिनॉल एल्कोहल पढ़ लिया था, दूसरा आपने फिनॉल पढ़ा है और तीसरा आप लोगों का ईथर है। सबसे पहली बात है कि बेटा ईथर का जो सामान्य सूत्र है ROR होता है और ROR की बात कर रहे हो तो अपन जानते हैं ऑक्सीजन परमाणु पर 2 लोन पेयर होते हैं। फिर उसके बाद अपन दूसरी बात करें कि इसका सामान्य सूत्र वाले बोले सामान्य सूत्र क्या है, तो सामान्य सूत्र में अपन जानते हैं इसका सामान्य सूत्र होता है बेटा CnH2n+2O। ठीक है बेटा, CnH2n+2O। और ध्यान रखना कि n बराबर जो है हमेशा 1 से अधिक रहेगा, एक मान कभी नहीं रहने वाला। अपन n का मान 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7 कुछ भी रख दो। तो सबसे पहली बात है कि ईथर जो होता है वो एल्कोहल का एनहाइड्राइड भी है। साथ में यदि अपन जल की बात करें, जल का सूत्र होता है HOH अर्थात H2O। उसका दोनों H परमाणुओं को यदि आप लोग किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दो, 2 एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर रहे हो तो बनने वाली स्पीशीज क्या कहलाएगी बेटा, ईथर। तो मतलब है कि जल HOH, ये जल है, ये जल। अब जल के दोनों H परमाणु इसको आप लोग क्या करोगे बेटा, प्रतिस्थापित करो। प्रतिस्थापित करोगे था बेटा, देखो जल का सूत्र HOH। अपन यहाँ पर क्या करेंगे, 2 R तो जोड़ने हैं इसके अंदर, 2 एल्किल समूह जोड़ेंगे और 2 H को क्या करना है बेटा, हटाना है। हटाने पर जो बनने वाली स्पीशीज अपन क्या H को और इस H को तो हटाना और आपके स्थान में क्या बोलोगे ROR, ये ROR और ROR को क्या बोलोगे आप लोग बेटा, ईथर। पहली बात। तो दूसरी बात अपन कह सकते हैं कि जो एल्कोहल होता है बेटा वो एल्कोहल का एनहाइड्राइड है। एल्कोहल का एनहाइड्राइड का मतलब है कि आप लोगों ने बेटा पिछले एल्कोहल वाले पाठ में ही पढ़ा था कि अपन ने जब एल्कोहल का निर्जलीकरण करवाया था और निर्जलीकरण में 413 केल्विन ताप पर जब एल्कोहल का निर्जलीकरण कराते हो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो ईथर का निर्माण होता है। तो अपन कह सकते हैं बेटा ROH प्लस ROH, अपन ने ये दूसरा एल्कोहल ले लिया और क्या बाहर निकाला, जल। अर्थात कहने का मतलब -H2O करना, कोई रिएक्शन नहीं लिख रहे अपन, टेम्परेचर वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं, सामान्य इंट्रोडक्शन है। तो एल्कोहल का एनहाइड्राइड ईथर कहलाता है, ध्यान रख लेना। एनहाइड्राइड का मतलब किसी भी स्पीशीज में से जब जल का अणु बाहर निकालते हो तो जल के अणु निकालने के बाद बनने वाली स्पीशीज को एनहाइड्राइड बोला जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं ROR और ये क्या मार निकाल दे बेटा, तो ये भी ईथर है, तो ये भी ईथर है। दूसरी बात, फिर उसके बाद सामान्य सूत्र क्या हुआ, CnH2n+2। n का मान हमेशा 2 से मतलब 1 से अधिक रखना। जैसे अपन कह सकते हैं भाई इस सूत्र में अपन मान रखना चाहें, मान रखे जैसे अपन ने मान रखा 2 तो C2, ठीक है बेटा। फिर यहाँ पर ये 2 × 2 + 2O तो कितना हो गया बेटा, C2 और यहाँ पर 2 × 2 = 4, 2 = 6 और O अपन कह सकते हैं CH3OCH3। सही है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, डाईमेथिल ईथर। तो बात यह है कि n का मान 1 नहीं आएगा, हमेशा n का मान आप 2 से अधिक रखोगे। इस चीज़ को ध्यान रखना कि ईथर का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2O। फिर जल के साथ करो, जल के दोनों H परमाणुओं को यदि आप लोग प्रतिस्थापित करो एल्किल समूह के द्वारा तो बनने वाली स्पीशीज ईथर कहलाएगी। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि एल्कोहल, ये क्या चीज़ है, एल्कोहल। एल्कोहल में से जल का अणु बाहर निकालोगे तो बनने वाली स्पीशीज क्या कहलाएगी बेटा, एनहाइड्राइड है। किसका कहलाएगी, एल्कोहल का एनहाइड्राइड ईथर कहलाता है। तो ये तो बेटा सामान्य सी बात थी। उसके बाद आप लोग कह सकते हैं भाई ईथर का अपन क्या करेंगे बेटा, वर्गीकरण। तो मतलब समझ में आ गया बेटा, जब जल के दोनों H परमाणुओं को 2 एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करोगे तो बनने वाली स्पीशीज को ईथर कहते हैं। और इसका क्रियात्मक समूह सूत्र क्या होता है बेटा, O होता है, ध्यान रखो। और ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर, 2 होते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट होता है इसके अंदर ईथर का वर्गीकरण बेटा, ईथर का वर्गीकरण। तो ईथर का वर्गीकरण करोगे तो सबसे पहली बात है कि हम सामान्य सूत्र जो बोला ROR, यहाँ पर अपन कहते हैं पहली बात, सबसे पहली बात है सम्मित ईथर, या हम इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं सरल ईथर। क्या बोले, सरल ईथर। तो इसका सामान्य सूत्र है बेटा ROR, जब क्या है बेटा R = R, अर्थात R बराबर R हो, अर्थात दोनों एल्किल समूह जब समान होते हैं तो वो ईथर कहलाएगा सरल या सम्मित ईथर। जैसे अपन कह सकते हैं बेटा CH3OCH3, सही है। दूसरी बात C2H5OC2H5, ये भी क्या है, सरल, क्योंकि दोनों ओर एल्किल समूह समान होने चाहिए। उसके बाद यदि अपन R बराबर
फेनिल समूह जोड़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे C6H5O C6H5 नाम क्या हो गया बेटा? अपन सामान्य नाम बात करें तो नामों के बारे में बाद में, इसका वैसे डाई मेथिल ईथर, इसका नाम डाई एथिल ईथर और इसका नाम डाई फेनिल ईथर रहेगा, ये सामान्य नाम है। ये जब कहने का मतलब है कि सम्मित ईथर का मतलब जब ROR अर्थात R बराबर R रहेगा, अर्थात दोनों एल्किल समूह यदि समान है या एरिल समूह समान है तो उस कंडीशन को बोलोगे क्या बोलोगे उसको बेटा? सम्मित ईथर। दूसरा जो रूप आता है वो आता है बेटा असम्मित ईथर। किसका? असम्मित ईथर नंबर 2। यहाँ पर अपन ने ए लगा दिया और या इसको बोलोगे सरल ईथर के स्थान पे क्या बोलना है? मिश्रित ईथर। और मिश्रित का मतलब है कि ROR डैश, यहाँ R नॉट इक्वल टू R रहेगा, अर्थात दूसरे R के बराबर R नहीं है। तो अपन क्या करें यहाँ पे? अपन ने यहाँ ले लिया पहला एग्जाम्पल, ये CH3 को अपन ने क्या कर दिया? C2H5 कर दिया। तो ये वाला क्या कहलाया बेटा? असम्मित या मिश्रित ईथर। या आप कह सकते हैं बेटा इस समूह को अपन ने क्या कर दिया? C3H7 कर दिया। एक प्रोपिल समूह है और एक एथिल समूह, दोनों समान है कि नहीं है? फिर यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया? इस C6 को अपन ने कर दिया मेथिल समूह कर दिया। तो यहाँ पर ये तो है एरोमेटिक और ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे बेटा? एलिफेटिक कहलाएंगे। ठीक है, एरोमेटिक क्या होता है? जिनके अंदर बेंजीन वाला होती है वो एरोमेटिक कहलाएंगे। तो अपन यहाँ एक तो मेथॉक्सी बेंजीन और एक एथॉक्सी बेंजीन में आप लोगों ने एक तो फेनिटोल नाम दिया था और एक नाम दिया था एनिसोल। तो एनिसोल तो इसका नाम है जो मेथॉक्सी बेंजीन है, और C2H5 यदि होता है तो उसको आप लोग फेनिटोल बोलते हैं, जो सामान्य नाम या फिर कह सकते हैं रूढ़ नाम है। तो बेटा ध्यान रखना, असम्मित ईथर का मतलब जब एल्किल समूह दोनों ओर असमान हो, और सम्मित ईथर का मतलब जब एल्किल समूह दोनों ओर क्या हो बेटा? समान हो। भला ही वो एरोमेटिक हो भला ही एलिफेटिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ओर बराबर, तो उसको बोलोगे आप लोग बेटा सम्मित ईथर, और दूसरे को बोलोगे बेटा असम्मित ईथर। तो ये सामान्य सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है बेटा। फिर अगला जो पॉइंट है इसके अंदर बेटा वो है बेटा ईथर का वर्गीकरण। क्या बेटा? सॉरी, ईथर का नामकरण। अगला पॉइंट है इसका ईथर का नामकरण। और ईथर का नामकरण की बात करो तो पहली पद्धति हम कह सकते हैं बेटा सामान्य पद्धति। सामान्य पद्धति, और सामान्य पद्धति में ईथर का जो नामकरण करते हैं वो करते हैं बेटा एल्किल कॉमा एल्किल ईथर से, मतलब इसमें अनुलग्न आपको क्या लगाओगे? ईथर। तो कब ये एल्किल ईथर? कब? जब दोनों ओर असमान एल्किल समूह हो। कब कहोगे बेटा? इसका नाम कैसे करोगे? एल्किल ईथर तब करना जब दोनों ओर असमान एल्किल समूह हो। अब एल्किल साहब 2 बार क्यों लिखा? 2 बार इसलिए लिखा, अपन को एल्किल में ये जो नामकरण कर रहे हो ये आपको वर्णमाला के अनुसार करना है। जैसे एक एथिल है, अरे एक मेथिल है, एथिल तो ई से शुरू हो रहा है और मेथिल एम से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या नाम हुआ बेटा? जैसे CH3O C2H5, इस समूह को तो बोला आप लोगों ने मेथिल और इस समूह को बोला आपने एथिल। तो मेथिल तो क्या हुआ? एम से शुरू हुआ। एथिल कैसे शुरू हुआ बेटा? ई से शुरू हुआ। तो अपन इसका नाम कर देंगे, पहले ई आएगा फिर एम आएगा फिर लास्ट में ईथर लगाना। तो इसका नाम लिखोगे एथिल, और उसके बाद क्या लिख दोगे बेटा? मेथिल, और इसके बाद लिख देना बेटा ईथर। कब? जब दोनों एल्किल समूह असमान हो तो वर्णमाला के अनुसार करना है। फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल तो अपन ने ये ले लिया। दूसरा एग्जाम्पल अपन जैसे ले रहे हैं CH3CH2O, फिर यहाँ पर ये CH2 और ये CH3 ले लिया। ये तो आ गया आपका बेटा एथिल, और ये आ गया बेटा आप लोगों का प्रोपिल। तो वर्णमाला में ई पहले आएगा पी पहले आएगा, तो ई आएगा तो इसका नाम क्या लिखोगे? एथिल। क्या लिख दोगे? पहले एथिल लिखना है, फिर वो समूह क्या कहलाएगा बेटा? प्रोपिल, और लास्ट में अपन को ईथर लगाना है। तो ये कंडीशन है कि जब एल्किल ईथर तब लगा होगा जब दोनों और एल्किल समूह क्या हो बेटा? असमान हो, तो उसको बोलोगे असम्मित ईथर। फिर उसके बाद यदि एल्किल समूह दोनों ओर समान है, जब एल्किल समूह क्या बेटा?
दोनों ओर समान है तो उसका नामकरण करोगे आप लोग डाई एल्किल ईथर से। क्या करोगे? डाई एल्किल ईथर। तो आप सामान्य पद्धति में, ये तो अपन पहली बात हो गई। दूसरी बात, सेकंड सूत्र अपन लिखेंगे इसके अंदर, इसको हटा के दूसरा नामकरण करेंगे बेटा इसके अंदर, ये डाई एल्किल ईथर। ये डाई एल्किल ईथर कब? जब दोनों एल्किल समूह समान हो। तो यहाँ पर ये असम्मित में चलेगा, ये सम्मित में चलेगा। जैसे CH3OCH3, दोनों ओर मैथिल समूह समान है तो नाम लिखोगे डाई मैथिल ईथर। क्या लिखोगे? डाई। क्यों लगाया डाई? अरे जब दो समान समूह होते हैं तो उनके लिए आपको डाई लगानी पड़ेगी। डाई मैथिल ईथर इसका नाम दिया। उसके बाद अगला एग्जाम्पल ले दिया अपने ले लिया बेटा C2H5O C2H5, दोनों समान है। कौन से समूह है? ये एथिल है, तो डाई एथिल और लास्ट में क्या लगा दोगे बेटा? ईथर लगाना। इसके बाद अपन ने बोला C6H5O C6H5, नाम क्या लिखो? कौन सा समूह है? फेनिल समूह। तो नाम है इसका डाई फेनिल ईथर। क्या नाम है बेटा? डाई फेनिल ईथर। तो ध्यान रखना, जब सम्मित है तो डाई एल्किल ईथर से करना, जब असम्मित है तो एल्किल ईथर से करना। एल्किल में वर्णमाला के अनुसार करना, जिसका नाम पहले आए वर्णमाला में ABCD में उसको पहले लिखोगे, फिर उसको दूसरे को लिखोगे, फिर लास्ट में आप लोग ईथर के रूप में क्या लगाओगे? अनुलग्न लगाना है। तो ये तो थी बेटा सामान्य पद्धति की बात। अब सामान्य पद्धति में ही आप लोग एक तो एरोमेटिक ईथर की बात करें तो एरोमेटिक ईथर में आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि एक तो एनिसोल और एक फेनिटोल। यहाँ देखो एक एग्जाम्पल और ले लें, ये वाला है अपन C6H5 वाले को यूँ और OCH3, ठीक है। इसका जो नाम है सामान्य नाम एनिसोल है। क्या नाम है? एनिसोल। अब अपन इसका और नाम देना चाहें तो ये तो फेनिल है और ये मैथिल है, तो M पहले आएगा या P पहले आएगा? MNOP, तो M पहले आया तो नाम क्या आएगा? एक तो नाम तो हो गया ये एनिसोल, एक आएगा क्या? मैथिल, और उसके बाद फेनिल, और उसके बाद ईथर। फेनिल P से शुरू होता है और मैथिल M से शुरू होता है। ध्यान रखना, कई बच्चे फेनिल को F से शुरू कर दोगे, F से नहीं होता, PHENYL होता है स्पेलिंग इसकी फेनिल की। लिखना तो हिंदी में ये लिखना पड़ता है, फे आता है। यहाँ पर F फॉर फिश नहीं है, यहाँ पर P फॉर पैरेट की बात करोगे आप। समझ में आ गई? कई बार कंडीशन हो जाए साहब फेनिल तो F से शुरू होता है, शायद कई बार गड़बड़ हो जाए। तो एक एग्जाम्पल तो ये वाला, और उसके बाद दूसरा है आप लोगों का OC2H5। इसका नाम यदि अपन दें तो इससे, ये तो एनिसोल है, इसका नाम है बेटा फेनिटोल। क्या नाम है? फेनिटोल। और फेनिटोल को क्या बोलोगे? एक तो एथिल समूह है और एक फेनिल समूह, तो नाम क्या होगा? सामान्य एक और नाम एथिल, उसके बाद क्या लिख दोगे बेटा? फेनिल, और उसके बाद क्या लिख दोगे बेटा? ईथर। तो ये तो थे बेटा सामान्य सी बातें, और भी अपन कह सकते हैं, किसी का भी दे सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, कोई सा भी नाम दो। ध्यान रखना डिफरेंट है तो वर्णमाला से चलना, अनुलग्न ईथर लगा देना। दोनों ओर समान है तो डाई पहले लगाना, फिर उसके बाद जो समान है उसका नाम लिखना, फिर ईथर लगा देना। तो ये है बेटा आप लोगों की सामान्य पद्धति के अनुसार इसका नामकरण। अगला है इसके अंदर बेटा नामकरण के अंदर दूसरा पॉइंट है बेटा IUPAC नाम। किसका? ईथर का IUPAC नामकरण। तो यहाँ पर अपन तो पॉइंट डालेंगे, सामान्य सी बात है। ईथर का IUPAC नामकरण बोलो, नाम लिखो, कोई बात नहीं। तो ईथर का तो IUPAC नामकरण बेटा सबसे पहले ध्यान रखना, इसका नामकरण एल्कोक्सी एल्केन से करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, एल्कोक्सी एल्केन से करते हैं। और एल्कोक्सी एल्केन से जब एल्कोक्सी का मतलब जैसे मेथोक्सी, एथोक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, फिनॉक्सी, फलाना ढिकाना कुछ भी, ठीक है। तो एल्कोक्सी एल्केन से करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन परमाणु O समूह हमेशा छोटे एल्किल समूह के साथ रहता है मतलब
अपन O समूह को बोल रहे हैं तो छोटे के साथ रखना। अपन जानते हैं हमारी IUPAC का सबसे पहला नियम ये है कि सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, और लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के ही कुछ व्युत्पन्न होते हैं जिनका नाम अपन कहते हैं 5 कार्बन है, एक बार 3 कार्बन है तो 5 कार्बन का मान लेंगे। तो यहाँ पर 3 कार्बन को तो प्रोपॉक्सी बोलोगे और 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलोगे। जैसे एल्कोक्सी एल्केन से करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ बेटा, एक तो अपन ने बोला CH3OC2H5 बोल रहा हूँ मैं, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ तो 1 कार्बन है और यहाँ पर आप कहेंगे तो 1 और 1 2, या हम इसको यूँ लिख सकते हैं बेटा CH2 और ये CH3, तो नंबर 1 नंबर 2 है। तो मैंने भी क्या बोला, ऑक्सीजन समूह हमेशा छोटे एल्किल समूह के साथ रहता है तो उसको बोलोगे एल्कोक्सी। अब यहाँ पर छोटा कौन सा है, 1 वाला कि 2 वाला, 1 वाला। यहाँ से यहाँ तो ऑक्सीजन परमाणु किसके साथ रखना, साथ रखोगे तो उसको बोलोगे, 1 कार्बन को बोलोगे मैथिल, और यहाँ पर O है तो उसको बोलोगे मैथॉक्सी। क्या बोलोगे, इसका नाम ये हो गया, सबसे पहले इसको बोलोगे मैथॉक्सी। अब 2 कार्बन को क्या बोलोगे, एल्केन के स्थान पर, एल्केन के स्थान पर बोलोगे आप लोग एथेन, तो इसका नाम क्या होगा, मैथॉक्सी एथेन। सही है। फिर आगे आ जाओ भाई, दूसरा एग्जाम्पल लें। दूसरा एग्जाम्पल जैसे CH3OCH3, साहब तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो किसी एक के साथ रखना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, इसके साथ रखो या इसके साथ रखो। इसको तो क्या बोला आपने, इसको बोलोगे 1 कार्बन के लिए मैथॉक्सी और 1 कार्बन के लिए क्या बोल दोगे, मैथेन। ये इसका IUPAC नाम तो मैथॉक्सी मैथेन, तो छोटे समूह के साथ रखना। फिर उसके बाद और भी अपने एग्जाम्पल लेना चाहें, बड़े से बड़े लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों की किताब के अंदर बेटा सारणी बनाई हुई है, देख लेना नामों को, कोई समस्या नहीं आएगी। कहीं पे भी कोई दिक्कत आई तो पूछ लेना। जैसे 1 कार्बन, दूसरा कार्बन मैंने O लगा दिया, यहाँ ये CH लगा दिया, ये CH3 लगा दिया, ये CH3 लगा दिया। आई बात समझ में बेटा, ये भी एक ईथर है। ईथर है तो दोनों ओर से नाम नंबर 1 नंबर 2 नंबरिंग जरूर देना, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। तो आप समझ में आ गई। ये 3 कार्बन का तो प्रोपेन बनाना, 1-2 कार्बन का आप लोग एल्कोक्सी करना। तो देखो यहाँ देखो, इस समूह को क्या बोला, एथोक्सी बोला। एथोक्सी बोला तो ले कौन से कार्बन पे है, इस वाले दूसरे कार्बन। तो नाम क्या बोलोगे इसका, 2 एथोक्सी बोलो, कोई दिक्कत है क्या। और उसके बाद 1 2 3 के लिए प्रोपेन, तो नाम क्या लिख दिया, 2 एथोक्सी प्रोपेन। तो आप ये नहीं कह सकते कि एथोक्सी प्रोपेन, एथोक्सी प्रोपेन मत करना। एथोक्सी प्रोपेन यदि कर दिया तो आपका क्या हो सकता है, एथोक्सी प्रोपेन तो बेटा ये भी है, एथोक्सी प्रोपेन तो ये भी है। ये वाला देखो है कि नहीं बोला एथोक्सी प्रोपेन, अरे ये नहीं है एथोक्सी प्रोपेन। तो यहाँ पर अपन 2 एथोक्सी प्रोपेन आप लोग बताओगे, उसका नाम होगा बेटा एथोक्सी प्रोपेन। तो इसका नाम है एथोक्सी प्रोपेन, यूँ बोलना। इसमें 2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 पोजीशन पे है। फिर उसके बाद और भी एग्जांपल लो भले, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एरोमेटिक का ले लें अपन, जो आप लोगों ने एनिसोल और फेनिटोल लिया था, OC2H5 है। अब नाम इसका फेनिटोल, लेकिन ये छोटे के साथ रहेगा तो 1-2 कार्बन का, 2 कार्बन को बोलोगे एथोक्सी, और नीचे वाली बेंजीन कहलाएगी। तो नाम क्या होगा इसका, एथोक्सी बेंजीन। सामान्य नाम एथिल फेनिल ईथर, और एक सामान्य नाम फेनिटोल। तो आप लोग बेटा कोई सा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे और एग्जांपल बोला, जैसे CH3 और ये C, ये CH3, ये CH3, यहाँ पर O, फिर यहाँ पर ये CH2 और ये CH3 हो गया। अब लेने की बात हो कि जाओ नामकरण करना चाहो भैया साहब, इसका नामकरण करें तो नामकरण करें तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 हो गया। उसके बाद देखो तो 1 और 1 2। अब छोटे के साथ रखना है, रख दिया है। एक तो एथोक्सी है और एक मैथिल है। पल्ली यहाँ भी ध्यान, वर्णमाला को ध्यान रखना जरूरी है। ये क्या अपन जानते हैं अच्छी तरह, एल्कोक्सी समूह प्रतिस्थापी होता है। एल्कोक्सी समूह कोई क्या मतलब है इसका, कोई क्रियात्मक समूह से कोई लेना देना नहीं है, ये प्रतिस्थापी है। क्यों अपन जानते हैं क्रियात्मक समूह में अपन इसको नामकरण एल्कोक्सी एल्केन से करते हैं। कभी अपन इसका पूर्व लगन कुछ लगाया था क्या, अरे ईथर का पूर्व लगन थोड़ी लगाया था, सीधा लिखा था कि इसका नामकरण एल्कोक्सी एल्केन से करते हैं, इसमें अनुलगन भी लिखा था। और फिर आपको जब मैंने प्रतिस्थापी पढ़ाए थे तो आप प्रतिस्थापी में भी एल्कोक्सी लिखाया था, एल्कोक्सी में मैथोक्सी, एथोक्सी, प्रोपोक्सी, ब्यूटोक्सी ये भी बताया था। तो यहाँ नंबर 1 ये देखो भैया
किस में है? दूसरी पोजीशन पे। दूसरी पोजीशन पर क्या बोलोगे? 2 एथॉक्सी, फिर 2 मैथिल, ये मैथिल भी 2 पे ना 2 डैश लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मैथॉक्सी 2 डैश मैथिल और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, इसका नामकरण करोगे। समझ में आ गई? तो कैसे भी करना, घबराना नहीं है, नंबरिंग देनी है तुमको। तो इधर भी नंबरिंग दो, उधर भी नंबरिंग दो, ओ को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए जो क्रियात्मक समूह है आप लोगों का। ठीक है बेटा? तो आप लोग आसानी से आपकी जो सारणी है उसको देखना। एक तरफ रूढ़ नाम लिखा हुआ है, रूढ़ नाम तो नहीं है, वो सामान्य नाम है, काट के रूढ़ नाम में लिखा, सामान्य नाम लिखना। सारणी में लिखा हुआ है रूढ़ नाम और एक में लिखा है यूपीएससी, तो रूढ़ नाम नहीं है, वो रूढ़ नाम नहीं है, वो सामान्य नाम बोलोगे। रूढ़ नाम तो फेनिटोल एनिसोल वगैरह होते हैं, ऐसा कोई नाम नहीं दे रखा तुम्हारी सारणी के अंदर, तो रूढ़ नाम नहीं है, वो सामान्य नाम है और आईयूपीएसी नाम है। इस प्रकार से और भी अपन कहना चाहें साहब, ये एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चल ही रहे थे नामकरण ओ, और यहाँ पर अपन ने ये ले लिया समूह, ये ले लिया, ये तुम्हारे लिए सब एग्जाम्पल हो गया एक तरह से। 1 2 3 है, सही है। अब देखो क्या बोलोगे इसको आप लोग, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3 दोनों और बराबर है। यदि अपन सामान्य नाम करना चाहें तो कौन सा समूह बेटा? तृतीयक ब्यूटिल। कौन सा समूह बेटा? तृतीयक ब्यूटिल, तो डाई तृतीयक ब्यूटिल ईथर हो गया है, तो सामान्य है। अब आईयूपीएसी दे तो बेटा या समूह को बोलो, क्या बोलोगे इसको? तृतीयक ब्यूटॉक्सी, तृतीयक ब्यूटॉक्सी बोलोगे आपको। कौन से पे है? 2 पर, तो 2 तृतीयक ब्यूटॉक्सी बोलोगे तो 2 पोजीशन पे, तो 2, फिर उसके बाद क्या बोलोगे? तृतीयक ब्यूटॉक्सी हो गया, और उसके बाद 2 मैथिल, क्या बोलोगे? कॉमा करके 2 डैश मैथिल, और उसके बाद क्या लिखोगे बेटा? 3 कार्बन को प्रोपेन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई नाम है ही नहीं। ईथर वाले में सामान्य सा सिस्टम है। तो ये बेटा थे आप लोगों का ईथर का नामकरण, सामान्य नामकरण। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात, ईथर का सामान्य सूत्र याद रखना, CnH2n+2O, n का मान 1 से अधिक रखना। दूसरी बात इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तुम लोगों से, दूसरी बात, सम्मित ईथर, असम्मित ईथर, अर्थात सरल ईथर और मिश्रित ईथर से क्या समझते हो आप, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है बेटा? तो ये था बेटा आप लोगों का ईथर का नामकरण। अब अगला पॉइंट डालेंगे आप लोग, ईथर का मतलब ईथर को बनाने की विधियां। तो अब अगला पॉइंट बेटा ईथर बनाने की विधियां, या बोल सकते हैं विधियां। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों की किताब के अंदर दे रखा है बेटा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, ये समझना कि सबसे पहला है आप लोगों का विलियमसन्स सतत ईथर संश्लेषण, ये पहली विधि है बेटा आप लोगों की, विलियमसन्स सतत ईथर संश्लेषण। सामान्य सी बात है, जिसके बारे में आप लोगों ने एल्कोहल वाले पाठ में भी पढ़ा है। जब एल्कोहल का अधिक में, एल्कोहल को आप लोग 2 आयतन एल्कोहल लोगे और 1 आयतन आप लोग सांद्र H2SO4 लेना। जब आप लोग इसको गर्म करोगे 413 केल्विन ताप पर, तो ईथर का निर्माण होता है। इसके अंदर आप लोगों को जो ईथर बनाना है वो डाई एथिल ईथर बनाना है, अर्थात एथोक्सी एथेन बनाना है। अब अभी सबसे पहला काम है बेटा, आप लोग विलियमसन्स सतत ईथर संश्लेषण के अंदर आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर एक चित्र दिया हुआ है ना। तो सबसे पहला कार्य है बेटा, आप लोग विधि नहीं उतारोगे, सबसे पहला काम है कि आप लोग विलियमसन्स सतत ईथर संश्लेषण हेडिंग डालोगे, उसके बाद उसका चित्र बनाओगे। क्या बनाओगे बेटा? चित्र। क्योंकि कई बार ऐसा सवाल पूछे गए हैं, जैसे 2018 में 10वें पाठ के अंदर क्लोरोफार्म बनाने की जो विधि है ना, उसका चित्र पूछा गया था। और क्लोरोफार्म विधि की हेलोफार्म विधि थी, जो विरंजक चूर्ण वाली अभिक्रिया थी। तो पहले ही बताया था, 2018 में आया था प्रश्न। तो मतलब है कि जो इसके जो चित्र है, चित्रों के बारे में कुछ नहीं है, मैं बताऊँ आप लोगों को। एक थिसिल कीप लगानी है इस प्रकार से, ये थिसिल कीप होती है, बिंदु कीप कहते हैं इसको। और आप लोगों को गोल पेंदी का वो फ्लास्क लेना है बड़ा वाला, इसमें 2 आयतन तो एथिल एल्कोहल लेना है और 1 आयतन सांद्र H2SO4 लेना है। और इसका टेम्परेचर आप लोग 413 केल्विन करोगे, और यहाँ पर थर्मामीटर और लग जाता है लास्ट में।
लगाया नहीं है तुम लोग, लेकिन लगा सकते हो थर्मामीटर साथ में कि टेम्परेचर, ताकि 413 से आगे ना बढ़े, क्योंकि अपन जानते हैं 433 से 43 हो जाए तो एल्किन बन जाएगी, मामला ही गड़बड़ हो जाएगा, बनाएगा ईथर बन जाएगी एल्किन। तो आपको टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा 413। फिर बनाना, यहाँ पर आप संघनित्र लगा होगा और बर्फ़ के विलयन के अंदर आप लोग इसको क्या करोगे, तो 306 से लेकर 307 केल्विन के मध्य में आपको शुद्ध ईथर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसी विधि के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, मैं सीधा बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हेलिंग डालना, विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण, और यहाँ लिख देना एथिल एल्कोहल के निर्जलीकरण से, निर्जलीकरण है। ठीक है, और उसके बाद चित्र बनाना, पहला काम। चित्र में यहाँ पर 2 आयतन तो एथिल एल्कोहल लिखना, 1 आयतन सांद्र SO4 लिखना, बाकी चित्र को बढ़ा देना, लिख देना विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र। ठीक है, ये काम खत्म। दूसरी बात, अब इसके अंदर बड़े समीकरण बनानी है। समीकरण अपन जानते हैं बेटा, जब एथिल एल्कोहल को 413 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो आप लोगों का डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। आप एक पद में अभिक्रिया करो या 2 पद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी किताब में दिया हुआ है कि भाई आप लोगों ने क्या लिया, C2H5OH, कितने आयतन लिए बेटा आपने, यहाँ लिख दोगे 2 आयतन, 2 आयतन लिख देना। ठीक है, फिर आप लोग क्रिया किसके साथ होगी बेटा, अपन तुम्हारी किताब में दे रखा है H2SO4 के साथ क्रिया कराई, तो ये कौन सा है, कितना आयतन है बेटा, 1 आयतन है, और 1 आयतन है तो कौन सा है, कंसंट्रेट है, सांद्र H2SO4 है। ठीक है, सबसे पहले ये सामान्य से क्रिया करेगा लगभग 373 केल्विन ताप पर। अपना 373 केल्विन मतलब, अरे 373 है, तो सॉरी 273 केल्विन बोल सकते हो आप लोग, या फिर 273 प्लस 298 केल्विन बोल दो, इसको सीधा बोलो। सामने टेम्परेचर वगैरह हो, 413 बाद में करेंगे, 373 बाद में कर लेंगे। गर्म नहीं करना, 100 डिग्री नहीं करनी इसकी, ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल के बाद अपन को टेम्परेचर को जो बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, वो 373 केल्विन करना है बाद की। पहले तो सामान्य से कंडीशन रहेगी, तो आप ये टेम्परेचर लिखो या ना लिखो, लेकिन ये जरूर लिख देना। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ से तो OH जाए, क्या जाए, OH, और यहाँ से एक H जाए, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। क्या गया बेटा, यहाँ से तो OH को हटाना और यहाँ से H हटाना। अपन जानते हैं अम्ल से हमेशा H जाता है। 373 कर लेना टाइम में, कोई दिक्कत नहीं। C2H5HSO4 प्लस H2O, नाम क्या है इसका, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है बेटा, अब बना हुआ एथिल हाइड्रोजन सल्फेट वापस क्रिया करेगा किसके साथ, एल्कोहल के साथ। तो अब यहाँ आ जाओ, ये तो पहला पद हो गया और इसका ये सेकंड पद। तो अपन क्या करेंगे, C2H5OH प्लस 2 आयतन ले रहे हैं बेटा, 2 आयतन ले रहे हैं। ठीक है, फिर उसको जो बड़ा हुआ है उसको उतारना है, क्या, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को। तो C2H5HSO4, यहाँ से तो HSO4 लो और यहाँ से क्या लोगे, H लो। क्या बाहर निकल गया, H2SO4। अपन जानते हैं उत्प्रेरक का कार्य होता है क्रियाकारों को आपस में बढ़ा के उत्पाद में परिवर्तित करना और स्वयं अपरिवर्तित रहना। ठीक है, अब रासायनिक रूप से, भौतिक रूप से, दोनों रूप से अपरिवर्तित रहेगा। टेम्परेचर कितना, अपन टेम्परेचर कर देंगे यहाँ पर 413 केल्विन। 413 केल्विन लिया तो आपका बनेगा बेटा C2H5 प्लस H2SO4। तो ये जो विधि है, ये है बेटा विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण, है ना बेटा। इस विधि का जो नाम है ना, आप लोगों को एक नोट करके बिंदु है, लास्ट में लिखा हुआ है। सबसे पहली बात है कि इस विधि में जब ईथर प्राप्त होता है तो H2SO4 का ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण होने के कारण यहाँ पर SO2 गैस इंक्रीज होती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर इस ईथर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की अशुद्धि रहेगी। साथ में यहाँ पर क्या बना बेटा, जल, इसमें जल की अशुद्धि भी रह गई। तो अब H2SO4 से जो SO2 बनी है उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसकी NaOH के साथ क्रिया कराओगे, क्योंकि अपन SO2 होती है अम्लीय प्रकृति की और NaOH होता है क्षारीय प्रकृति का। जब अपन SO2 के साथ इसकी क्रिया कराओगे, NaOH के साथ क्रिया कराओगे, तो वहाँ तो SO2 गैस बाहर निकल जाएगी, निकल गई। फिर उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड जो निर्जल होता है, जब उसके साथ क्रिया कराओगे तो इसके अंदर जो अतिरिक्त मात्रा में जल है वो भी बाहर निकल जाएगा। और जब इसको वापस आप लोग भाप आसवन कराओगे तो 306 से लेकर 307 केल्विन के मध्य में आपको शुद्ध ईथर प्राप्त हो जाएगा। तो पहली विधि की सिस्टम है कि विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण में SO2 की अशुद्धि को कैसे निकालते हो, NaOH के साथ इसकी क्रिया कराओगे। अब इसके अंदर जल जो बना हुआ है
उसको कैसे निकालोगे? तो निर्जल CaCl2 के साथ क्रिया कराओगे। निर्जल CaCl2 क्या करता है? निर्जलीकारक होता है, जल को क्या कर देता है? वाष्पित कर देता है, बाहर निकाल देगा। पहली बात। दूसरी बात, अब इस विधि का नाम सतत ईथर संश्लेषण है। सतत का मतलब होता है एक तरह से कंटिन्यूअस, मतलब है कि इस विधि में तो ईथर लगातार बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ता इसमें भी ईथर। क्यों नहीं बढ़ता? अपन जानते हैं कि बेटा जब एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ जब गर्म करोगे आप 373 केल्विन ताप पर, तो जल बना। अरे बना कि नहीं बना? जो जल बना हुआ है वो इस सांद्र H2SO4 की क्रियाशीलता को घटा देगा, अर्थात इसका डाइल्यूशन कर देगा, इसको तनु करेगा। जब तनु करेगा तो आप यदि लगातार H2O को बाहर निकाल रहे हो ना, तो आपको ईथर प्राप्त होता जाएगा। यदि आपने H2O को छोड़ दिया उसी में, तो उसका डाइल्यूशन होगा और इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी बेटा? घट जाएगी। समझ में आ गई? तो बेटा एक सबसे बड़ी कमी तो इसका नाम सतत नहीं होना चाहिए था। सतत नहीं है, कारण यही है क्योंकि यहाँ पर जो बना हुआ जल है वो H2SO4 की जो सांद्रता है उसमें कमी कर देगा, तनु कर देगा, फिर अपन को वापस नया डालना पड़ेगा ना। वापस डालोगे, इसलिए आपको मैंने बताया कि इसके अंदर जो कीप होता है जिसको थिसिल कीप बोला जाता है, यहाँ पर बूंद बूंद करके इसमें सांद्र H2SO4 को डालते जाओ तो ईथर बढ़ता जाएगा, तो लगातार बढ़ता जाएगा। इसलिए सब विधि का नाम है विलियमसन्स सतत ईथर संश्लेषण। तुम्हारी किताब के अंदर लैंग्वेज ही लिखी है, ज़्यादा नहीं करना। इंपॉर्टेंट बात, विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण हेडिंग डालोगे और लिख दोगे एथिल एल्कोहल से चित्र बनाना। फिर जब दो आयतन एथिल एल्कोहल की एक आयतन सांद्र H2SO4 के साथ 373 या फिर हम सीधा लेके 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। उपरोक्त अभिक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड व H2O की अशुद्धि होती है, जिसको आप लोग NaOH व CaCl2 की सहायता से आसानी से निष्कासित कर सकते हैं। बस ज़्यादा रामायण नहीं लिखनी है अपन को, और सीधा सीधा सिस्टम हो गया। आप लोगों का सिस्टम ये है कि आप लोग पहले पढ़ के देखना क्या क्या लैंग्वेज है, मैंने बोली है वही लिखा हुआ है, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं लिखी उसके। ठीक है, तो ये विधि है आप लोगों की बेटा विलियमसन्स सतत ईथर संश्लेषण, सरल सी विधि। एथिल एल्कोहल की क्रिया किसके साथ कराओगे?